प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते हैं कि पहले की सरकार में नीतियों को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम होता। पॉलिसी पैरालिसिस के हालात 2013-2014 में देश ने देखे हैं यूपीए 2 के कार्यकाल में। अब एबीपी न्यूज आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, और खुलासा क्या है अब ये सीधे आपको बताती हूं। ब्रेकिंग न्यूज, गौर से सुनिए आप। यूपीए सरकार में लटकी रही निर्यात की फाइल। जी, ब्रह्मोस मिसाइल की निर्यात की ये फाइल जो यूपीए सरकार में लटकी रही। मिसाइल निर्यात नीति को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी रही। ब्रह्मोस टीम का फिलीपींस दौरा तक रोक दिया गया था। पॉलिटिकल क्लियरेंस न होने का बार बार हवाला दिया जा रहा था। पॉलिसी नहीं होने की वजह से निर्यात में देरी। और ये जो बड़ी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं, बड़ा खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं, इसका आधार वो चिट्ठी पत्री जो उस दौर में जबरदस्त अंदाज में चली है। और ऐसे में वो पहली चिट्ठी जिसको लेकर ये तस्वीर साफ हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, पॉलिटिकल क्लियरेंस था। एक के बाद एक वो चिट्ठियां आपके सामने एबीपी न्यूज पर हम रखेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ओवरऑल जानकारी इस बड़े खुलासे को लेकर एक हल्का सा टीजर, एक हल्का सा झलक जरा जल्दी से दर्शकों तक पहुंचाइए, उसके बाद वो चिट्ठियों का सिलसिला मैं शुरू करूंगी। आशीष। रमाना, इससे पहले कि हम चिट्ठियों के डिटेल में जाएं, दर्शकों को बताएंगे कि यह 3-4 इस तरह के अलग अलग दस्तावेजों का हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और ये डोमेन न केवल ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है, न केवल रक्षा मंत्रालय, बल्कि इसके तार विदेश मंत्रालय तक भी जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। इससे पहले कि डिटेल में जाएं हम लेटर्स के, दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा कि ये वो दस्तावेज हैं, ये 3 अलग अलग देशों से रिलेटेड, 3 अलग अलग भारतीय मिनिस्ट्री से रिलेटेड 4 पन्नों की अलग अलग लेटर्स हैं, जिसमें ये साफ हो जाएगा अगले कुछ मिनटों में कि किस तरह से ब्रह्मोस की डिलीवरी जो कि ये देश ने पिछले महीने देखी, ये कई साल पहले हो सकती थी, लेकिन उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई। जो प्रधानमंत्री मोदी का वाक्य है ना कि किसी तरह से तो ये वो चिट्ठियां हैं जो आशीष सिंह हमारे सहयोगी लेकर आए हैं, और यही चिट्ठियां इस वक्त मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं। और आइए अब इसी का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि यही वो चिट्ठियां आधार हैं जो आशीष खबर निकाल कर लेकर आए हैं किस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस। और एक एक कर सबूत अब आपके सामने मैं रखने जा रही हूं जो ये साबित कर देंगे किस तरह फैसला न लेने की वजह से ब्रह्मोस के निर्यात में देरी हुई। मोदी सरकार बनने से पहले तारीख 17 अप्रैल 2014 विदेश मंत्रालय में दक्षिण के निदेशक ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो जीएम है डिजाइन, उनको चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी तब लिखी गई जब निर्यात पर बातचीत के सिलसिले में ब्रह्मोस एयरस्पेस की टीम फिलीपींस जाने वाली थी। इस चिट्ठी में देखिए किस तरीके से साफ साफ शब्दों में लिखा था, दौरे को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है। विदेश मंत्रालय में साफ डायरेक्टर ने ब्रह्मोस टीम को चिट्ठी लिखी, बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के टीम फिलीपींस ना जाए, ये इस चिट्ठी में हिदायत दी गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है वो चिट्ठी। और यहां पर इस चिट्ठी में जो डायरेक्टर साउथ रविंद्र पी जायसवाल थे उस समय 17 अप्रैल 2014, उनकी तरफ से चिट्ठी भेजी गई ये मिस्टर आर.के. अग्निहोत्री को, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ थे। और इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि साहब आप जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मिले तब तक टीम को ना भेजें। आशीष, ये चिट्ठी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस चिट्ठी को और बल इस बात से मिलेगा जब आप दर्शकों को यह बताएंगे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से नियम क्या होता है। ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ना, भारत सरकार के तहत आती है, तो ये किस नियम के तहत विदेश जा सकती थी? और क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इजाजत मांगी गई थी उस नियम के तहत, और उस इजाजत पर रोक लगाई गई थी क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से? बताइए जरा बैकग्राउंड इस चिट्ठी का। कोई नीति ही नहीं थी, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या फॉर्मेट होगा, क्या किस तरह से एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, किस तरह से डिफेंस डोमेन में अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो क्या नीति अपनाएगी, क्या स्टेप्स होंगे, क्या एसओपी होगा, ये था ही नहीं। और ये अगले चिट्ठियों में हम दर्शकों को बताएंगे कि ये खुद कहा जा रहा है विदेश मंत्रालय द्वारा। लेकिन उससे पहले इसी पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो नीति वाली बात आगे वाली चिट्ठी में, इस चिट्ठी में जो बात की जा रही है फिलहाल उसी पर बात करेंगे।
पॉलिटिकल क्लियरेंस की बात की जा रही है। एमईए की तरफ से कहा जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस को कि जो नियम है, आप पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लीजिए, जो भी डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं। तो क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से टीम के फिलीपींस जाने के लिए वो इजाजत मांगी गई थी और उस पर रोक लगाई गई थी? जरा बताइए। बिल्कुल, उसका उत्तर दूं उससे पहले रोमाना में दर्शकों को जो आपने डिटेल में चिट्ठी बताई वो ब्रह्मोस के सीईओ नहीं, जीएम डिज़ाइन को गई थी और ये लिखा गया था रविंद्र पी जायसवाल, डायरेक्टर साउथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल क्लियरेंस। वो चिट्ठी भी हम दर्शकों को डिटेल में ताकि वो पढ़ सके। एग्जैक्टली जो तीसरी लाइन है वहाँ पर पॉलिटिकल क्लियरेंस वाली बात कही गई है। क्या ब्रह्मोस ने उसको लेकर इजाज़त मांगी थी? हर एक विदेश किसी भी तरह के ट्रिप को लेकर ये मांगी जाती है इजाजत, और न केवल इजाजत बल्कि उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ हम करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस होता है। और इसी वजह से चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, उन्हें इस बात का पता चलता है और फिर वो उस हिसाब से रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर दिस विजिट ये ऑब्टेन नहीं किया गया है, ये मिला नहीं है। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है, वी सीम टू हैव नो पेपर्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर दिस विजिट। ये इस चिट्ठी में लिखा गया है और इसी को आधार बनाकर तब एमईए की तरफ से, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जीएम डिजाइन मिस्टर आर के अग्निहोत्री उस वक्त जो थे ब्रह्मोस एरोस्पेस के, उनको ये चिट्ठी भेजी गई थी। कॉपी टू सीईओ मिस्टर पिल्लाई ये चिट्ठी की गई थी। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि नियम क्या होता है और इसको लेकर क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? आशीष, अभी नहीं, ब्रह्मोस ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है और डीआरडीओ की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मोस एक प्राइवेट लिमिटेड, भले ही वो डीआरडीओ के अंडर आता है लेकिन वो एक प्राइवेट लिमिटेड नेचर की कंपनी है और इसीलिए उसका अपना खुद का इंडिपेंडेंस भी है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी यहाँ पर दर्शकों को, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, इट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। भारत की तरफ से डीआरडीओ और दूसरी तरफ से रशिया की जो कंपनी है उनका ये जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस के निर्यात में रोड़ा डालने का दूसरा बड़ा सबूत जो सामने आया है चिट्ठी के जरिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एबीपी न्यूज के पास 9 मई 2011 को लिखी गई विदेश सचिव निरुपमा रॉय की चिट्ठी है, जो उन्होंने डीआरडीओ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीफ कंट्रोलर ए सिवाथानु पिल्लाई को लिखी थी। अच्छा, इस चिट्ठी में तब की विदेश सचिव ने विदेश मंत्री का हवाला देते हुए निर्देश दिया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक कि मिसाइल निर्यात को लेकर नीति नहीं बन जाती है। निर्यात का कोई फैसला विदेश नीति और सामरिक सुरक्षा के हित को देखते हुए लिया जाएगा। ये है वो चिट्ठी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये दूसरे सबूत के तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी विदेश सचिव निरुपमा रॉय ने डीआरडीओ को लिखी थी। मिसाइल निर्यात नीति बदलने तक ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात रोका जाए, विदेश नीति सामरिक हित के हिसाब से फैसले का निर्देश। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस चिट्ठी में लिखी गई थी। आशीष के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं, जरा पढ़कर बताइए हाई पॉइंट्स इस चिट्ठी के, क्या इस चिट्ठी में कहा गया था पहले, उसके बाद अगला सवाल लूंगी आपसे। देखिए, इस चिट्ठी में अगर हम देखिए, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव द्वारा लिखा गया था और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन और साथ ही साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी थे मिस्टर प्रदीप कुमार, उन दोनों को ये चिट्ठी सीसी की गई थी, कॉपी की गई थी। और जो मिस्टर पिल्लाई हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रह्मोस से और डीआरडीओ से, तो उन्हें लिखी गई थी ये चिट्ठी। इसमें अगर हम जिस्ट में दर्शकों को बता सकें कि किस तरह से उस समय की विदेश सचिव निरुपमा राय जी ने 2 पन्नों की ये चिट्ठी, इसमें पूरे रीजंस बता दिए थे कि ब्रह्मोस को हम सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन नीति ही नहीं है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वजहें, ऐसे लगभग आधी दर्जन वजहें बताई गई, जिसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें भी हैं, जैसे MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े हवाले दिए गए, जियोग्राफी को लेकर के किस तरह से जियो पॉलिटिक्स में जो रीजनल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि कोई चीज़ ना करने के लिए या फिर रोकने के लिए आप 10 बहाने निकाल सकते हैं, वो इन 2 पन्नों में। इसी पर आ जाते हैं आशीष, जो अभी आपने कहा ना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसका भी हवाला दिया गया ना, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत, मतलब ये जो चिट्ठी है 2011 में लिखा गया है कि भारत जो है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में फुल मेंबरशिप के लिए अभी कोशिश कर रहा है। अभी की स्थिति क्या है, जरा प्लीज दर्शकों को बताइए। क्या हम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के फुल मेंबरशिप हासिल है हमें, और कब बने हम?
बिल्कुल, हम एमटीसीआर के मेंबर हैं और एमटीसीआर का मेन कब बने हम इसके मेंबर? अभी 4 साल पहले हम इसके एमटीसीआर के मेंबर बने। 4 साल पहले, मतलब हम 24 में हैं, मतलब 20 में, 2020 में हमें ये मेंबरशिप मिली। बिल्कुल रोमाना, और प्रमुख मुद्दा यहाँ पर एमटीसीआर को लेकर ये है, हाँ जी। एमटीसीआर का जो भी मेंबर होता है उस पर ये बाध्य होता है कि 300 किलोमीटर की रेंज से आगे की मिसाइल किसी को भी देश को बेची नहीं जा सकती। अगर आपको मिसाइल बेचनी है तो वो 300 किलोमीटर के अंदर के रेंज की होनी चाहिए। और इसीलिए उस समय पर यह कहा गया था कि एमटीसीआर का भी ध्यान रखा जाए, यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े जो रेजोल्यूशन है उनका भी ध्यान रखा जाए, जियोपॉलिटिक्स का भी ध्यान रखा जाए। एमटीसीआर का क्वेश्चन जो उठाया गया है उस पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल्स जो शुरू से ही बेचे जाने की बात कही जा रही है और जो अब भी बेची गई है, फिलीपींस को डिलीवर की गई है, और कुछ देश यहाँ पर लगातार पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उन्हें भी अगले कुछ महीनों में डील साइन होती हुई दिखाई दे रही है, वो 290 किलोमीटर की है। तो एमटीसीआर जो हम मिसाइल ब्रह्मोस की दे रहे हैं वो 290 किलोमीटर की है, यानी कि वेल विद इन एमटीसीआर के रेंज की। तो एमटीसीआर का आप मेंबर हैं या नहीं है, इसके मायने ब्रह्मोस मिसाइल के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल नहीं रखता। और ये जो इसमें इसी चिट्ठी में अगली लाइन एक लिखी हुई है, वासेनार अरेंजमेंट की मेंबरशिप, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए, अभी उसको लेकर भारत की क्या स्थिति है? वासेनार का मेंबर भारत बहुत पहले से रहा है, लेकिन वासेनार को लेकर बेसिकली किस तरह से जो वेपन्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेके हर जो प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं उसे किसी तरह से रोका जा सके, क्योंकि ब्रह्मोस एक न्यूक्लियर कैपेबल भी मिसाइल है। इसीलिए इस तरह के मिसाइल्स को जब भी आप एक मल्टीलैटरल फोरम के हिस्सा होते हैं, किस देश को जाए किस देश को नहीं जाए, इन सब के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा जाता है। तो जैसे मतलब कि ये जो एमटीसीआर चिट्ठी नंबर 2 है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आशीष, ये वो जो कहते हैं ना लाल फीताशाही, उससे किस तरीके से लटकाया भटकाया अटकाया जा सकता है मामलों को, आपके हिसाब से उसके क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर उभर रही है चिट्ठी नंबर 2? बिल्कुल, और इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कोई चीज नहीं करने के 10 वजहें होती हैं और वो 10 की 10 वजहें गिना दी गई हैं। कोई चीज करने के लिए भी 10 वजह होती हैं और वो मोदी सरकार ने करके दिखाई है। पिछले महीने डिलीवरी होगी। बिल्कुल, ये जो 2011 में मामला चल रहा था, अब इसी साल 2024 में आखिरकार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात हुआ है, जैसा कि अभी आशीष ने बताया। ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर तब की यूपीए सरकार गंभीर नहीं थी। इसका तीसरा सबूत आपके सामने, 2010 में इंडोनेशिया की एक टीम किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में मौजूद थी। इंडोनेशिया की टीम ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्रह्मोस एरोस्पेस को लिखी चिट्ठी में यह कहा गया कि जब तक मिसाइल निर्यात की नीति नहीं बन जाती है तब तक इस तरह का कोई दौरा ना हो। साफ है, इससे गलत संदेश चला गया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचना ही नहीं चाहते हैं। ये है वो 2010 वाली चिट्ठी। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को चिट्ठी लिखी थी कि साहब इंडोनेशिया की जो टीम आ रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस देखने के लिए, उसको रोक लिया जाए। मिसाइल निर्यात नीति ना होने का इस वक्त हवाला दिया गया था। अभी की स्थिति क्या है आशीष, इस चिट्ठी को लेकर बताइए, ये कितना महत्वपूर्ण सबूत है और अभी की स्थिति क्या है, हमारी नीति है क्या? नीति है पूरी तरह से कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जा सकती है और वो डिसीजन केस बाय केस लिया जाता है। और एक बड़ा सीसीएस लेवल का एक एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, वो अप्रूवल देता है। जो तीसरी चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रुबाना कि पहली चिट्ठी में हमने दिखाया कि फिलीपींस आप जाने की बात कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे। तीसरी चिट्ठी में दिखाया जा रहा है कि इंडोनेशिया का डेलीगेशन आ रहा है ब्रह्मोस हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलने के लिए, आप उनको बोलिए आप उनसे नहीं मिलेंगे। तो चाहे आपको जाना हो, आपको किसी कस्टमर फ्रेंडली कंट्री को ब्रह्मोस के बारे में बात करने के लिए आपको रोक दिया जाएगा। चाहे कोई आपसे मिलने आ रहा है कि हमें जरा बता दीजिए, देख लें हमें खरीदने लायक भी है या नहीं है, क्या कुछ उसका कॉस्ट होगा, आपको उनसे मिलने के लिए पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल कर दी जा रही है। और एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने ऑरेंज लाइन में हाईलाइट की है यहाँ पर, कि अगर वो भी सामने से आ रहे हैं इंडिया में ब्रह्मोस हेडक्वार्टर में, इंडोनेशिया का डेलीगेशन जो कि ऑलरेडी
एक 17 और 18 जून को एक बिल्कुल। बायलैटरल मीटिंग के 2010 लिए वाला ये उन्हें मामला, भी रोक मतलब दिया 14 जाए। साल पहले इंडोनेशिया का जब डेलीगेशन आ रहा था तो उसको लेकर तब की भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि अभी जो है आप इनको मत जाने दीजिए, नीति का वहां पर हवाला दिया गया था। और इसी तरीके से 10 साल पहले जब फिलीपींस जाने की बात हो रही थी तो उसको लेकर ये भारत सरकार की तरफ से तब कहा गया था, यूपीए 2 सरकार थी, कि साहब हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है इसके क्लियरेंस को लेकर, इस वजह से अभी रुकिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस पहले लीजिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में यूपीए सरकार के दौरान देरी हुई, इस तरीके के खुलासे पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, कह रहे हैं मोदी सरकार बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में बड़ा फर्क पड़ा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से बदलाव आया है। भारत में बने प्रोडक्ट्स को पहली प्राथमिकता देने का बड़ा असर हुआ है। After the Prime Minister Modi has taken over, first the thrust on indigenous manufacturing with the clarion call of Make in India made the difference. The indigenous manufacturing has started. Even many of the joint ventures which have come also started manufacturing the equipment here in the country. And the thrust for indigenous systems through IDDM, indigenously designed, developed, manufacturing category getting the highest priority has started its impact. और अब आपको मनमोहन सरकार और मोदी सरकार, इन दो सरकारों में रक्षा निर्यात की जो रियलिटी रिपोर्ट है आंकड़ों के जरिए वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। ये देखिए, रक्षा निर्यात की रियलिटी रिपोर्ट मनमोहन सरकार के 10 साल 2004 से 2014 तक 4,312 करोड़ रुपए का ही ये निर्यात हुआ है रक्षा के क्षेत्र में। और वहीं मोदी सरकार के 10 साल मेक इन इंडिया और तमाम आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मुहिम चलाई गई उसका असर ये कि ये जो निर्यात है वो 88,319 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो देखिए, कहां तो महज 4,312 करोड़ और कहां 88,319 करोड़ रुपए पर ये रक्षा निर्यात पहुंचा। रियलिटी रिपोर्ट आंकड़े के जरिए आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कांग्रेस पर वार करते हैं कि पहले की सरकारों ने नीतियों में अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम किया, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात थे। एबीपी न्यूज इसी को लेकर बड़ा खुलासा कर रहा है। आप देख रहे हैं कैसे यूपीए सरकार में लटक गई निर्यात की फाइल। मिसाइल निर्यात नीति को लेकर असमंजस की स्थिति। ब्रह्मोस टीम का फिलीपींस दौरा रोक दिया गया था 2014 में। पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने का हवाला दिया गया था। पॉलिसी ना होने की वजह से निर्यात में देरी हुई, ये भी इन चिट्ठियों के जरिए सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार बने हुए हैं और साथ ही अब खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल खंडारे, आपसे बातचीत मेरे सहयोगी आशीष करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा, मुझे लगता है जिस पर आपको दर्शकों को जानकारी देनी चाहिए। यूपीए सरकार के समय ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो उदासीनता रही उसके निर्यात को खासतौर से आप कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होता है कोई अधिकारी भी कहीं बाहर नहीं जा सकता, ना कोई जो निर्यात की चीज़ें हैं वो कभी बाहर भेजी जा सकती हैं। तो जो सरकार होती है उसको सबसे पहले अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है और पॉलिसी के हिसाब से आप निर्यात करते हैं। और निर्यात करने के लिए आपके डेलीगेशंस को बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है और उनकी डेलीगेशंस को भी बुलाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक निश्चित ही आवश्यक कदम जो नई सरकार ने फिर लिया 2014 में, और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से रक्षा सामग्री का निर्यात किस रफ्तार से बढ़ा है। आशीष आइए। जनरल खंडारे, मैं इससे पहले कि आपको आपका रिएक्शन इस पूरे एक्सपोजे को लेकर हमने जो डॉक्यूमेंट्स दर्शकों को बताए, मैं दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा कि जनरल खंडारे इस समय प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं रक्षा मंत्रालय के, और ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं आज के समय में उनका एक बहुत अहम योगदान है, उनका एक रोल है। जनरल खंडारे, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। 3 लेटर हमने दिखाए 2010 से लेके 2014 तक के। 14 वाला लेटर तो तब का था जब इलेक्शन चल रहा था, उस समय पे 17 अप्रैल 2014 का। कभी ये कहा गया कि ब्रह्मोस की टीम वहाँ जाने वाली है, रोक दिया गया, मत जाओ। कभी इंडोनेशिया का डेलीगेशन ब्रह्मोस हेडक्वार्टर आ रहा था
उन्हें रोक दिया गया कि आप इनसे मत मिलो। फिर 10 बड़े बड़े रीजन बता दिए गए, यूनाइटेड नेशन से लेकर ABCD जो कुछ बड़े बड़े MTCR, वासिनार, ये सब कुछ चीज़ें थोप दी गई। बेसिकली 10-12 वजहें क्रिएट कर दी गई कि काम आगे न बढ़े। और अब देखिए अचानक से पूरे का पूरे हालात बदल गए हैं। न केवल डील साइन हो रही है, डिलीवरी भी हो रही है। मेरा रिएक्शन आशीष, आप जो मांग रहे हैं उसमें पहली बात, उस पीरियड में मैं DGDI नहीं था, लेकिन उसके बाद बना। और ये निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि MTCR के अंडर ये चीज़ शायद नहीं आ सकती, क्योंकि उस समय जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज थी वो तो MTCR के लिमिट के अंदर ही थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक विषय होना चाहिए था। लेकिन क्या हेजिटेशन था, क्या एक तरह से सोच थी, पॉलिसी नहीं बन पाई, उनकी मजबूरी क्यों रही, ये उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि जो देश हमसे ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते थे उनको उत्सुकता थी, और उत्सुकता कोई ऐसे छोटे कारणों से नहीं होती है। जब कोई भी देश इतनी बड़ी एक मिसाइल के लिए इंटरेस्ट दिखाता है तो डेफिनेटली उन लोगों को एक महसूस होता है कि उनके रक्षा स्ट्रैटेजी में इस मिसाइल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए। तो वो लोग अपनी मजबूरी से मांग रहे थे, और हमें उस समय शायद क्लैरिटी ही नहीं थी कि हमें क्यों उनको मिसाइल देना चाहिए। और ये पूरी ही आसियान कंट्रीज़ की मजबूरी रही। और उन लोगों के कंटिन्यूस हमारे साथ में डायलॉग था, और हम नहीं दे पाए, ये अच्छी बात नहीं है। क्विक फॉलोअप क्वेश्चन जनरल खंडारे, आप DGDIA थे उस समय पर नहीं, 2014 के बाद आप DGDIA बने। आप DGDIA के नाते आसियान कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस और डायरेक्ट इंटरेक्शन करते रहे हैं। अधिकतर अगर हम देखें जहां पर जिन देशों को हम बेचने जा रहे हैं ब्रह्मोस, या फिर जिनकी तरफ से इंटरेस्ट है, वो उनमें से अधिकतर आसियान कंट्रीज़ हैं। वहां पर कितनी उत्सुकता थी कि ब्रह्मोस लेना है? और मैं दर्शकों को ज़रूर कहूँगा ये छोटी मोटी डील नहीं होती है। लेटेस्ट एग्जांपल है 375 मिलियन US डॉलर की जो हमने अभी फिलीपींस के साथ में डिलीवरी की है। ये तो जाहिर सी बात है कि पूरी इकोनॉमी पर, जॉब क्रिएशन पर, एम्प्लॉयमेंट सब पर काफ़ी डायरेक्ट और अच्छा प्रभाव पड़ता है। फॉरेक्स पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसियान में कितना रुचि थी सर? और हम रुके हुए थे, पॉलिसी नहीं बना रहे थे, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रहे थे। आसियान में कितनी रुचि है? आशीष, सबसे पहले तो ये जो सरकार जिसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मैं साथ ही 2014 के बाद के सरकार के बारे में बताता हूँ किस तरह से क्लैरिटी थी जी। जैसे ही मैं DGDI बना तो मुझे बुला के क्लियरली रक्षा मंत्री उस समय पर्रिकर जी थे, NSA अजीत डोभाल जी थे, उनकी तरफ से क्लियर निर्देश थे कि आसियान के साथ हमने अपना संपर्क बढ़ाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज DGDI मैंने कभी भी USA या रशिया विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा आसियान कंट्रीज ही विजिट की। और उनके साथ मेरे जो चर्चा होती थी, जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं DGDI के लेवल के, तो मुझे उनके अंदर की जो चिंता थी वो साफ जाहिर हो रही थी, और मुझे दिख रहा था कि उन लोगों को आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। उसमें फिलीपींस के साथ मेरे इंटरेक्शंस हुए, थाईलैंड के साथ इंटरेक्शन हुए, इंडोनेशिया के साथ इंटरेक्शन हुए, म्यांमार, साउथ कोरिया, इन लोगों के साथ, सबके साथ, वियतनाम के साथ इंटरेक्शन हुए। और जो हमारे इंटरेक्शंस होते थे उसमें वो लोग बहुत पेशेंटली हमारी बात सुनते थे, हमारे असेसमेंट सुनते थे चीन के बारे में या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया के बारे में। और उनके जो असेसमेंट्स होते थे उसमें वो हमेशा ये कहते थे कि हम आसियान की कंट्रीज़ में, हमारे पास इतनी शायद ताकत नहीं है कि हम ओपनली चीन का विरोध कर सकें जी। लेकिन वो इच्छा हमेशा जाहिर करते थे कि भारत एक ऐसा देश है, उभरता हुआ देश है, उभरती हुई ताकत है, और भारत को निश्चित तौर पे कुछ न कुछ और ज़्यादा करना चाहिए जिससे आसियान के कंट्रीज को भी मजबूती मिले। जनरल खंडारे, मेरा आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ये जितना लटकाने, भटकाने, अटकाने का हम मामला देख रहे हैं, ये चिट्ठियां जो हमारे पास हैं इनके जरिए, इसमें बार बार घूम फिरकर कुछ पॉलिसी का जिक्र होता है। 2014 से पहले और 2014 के बाद मुझे लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो अब हम दुनिया के नक्शे पर आ गए हैं रक्षा मामले में, निर्यात के मामले में, तो क्या इसमें किसी तरीके की हमें पॉलिसी के अंदर चेंज करना पड़ा है, या ये पहले 2014 से सिर्फ लाल फीताशाही थी और पॉलिसी पैरालिसिस का मामला था, उसी हिसाब से अब भारत आगे बढ़ पा रहा?
आपका कहना ठीक है। ये जैसे ही सरकार 2014 में पावर में आई तो इन्होंने सबसे पहले तो क्लैरिटी दी कि आसियान के साथ एंगेजमेंट करना ज़रूरी है। इसका मतलब हम लोगों को वहाँ विज़िट करना है, उन लोगों को हमारे साथ में इंटरेक्शन करना है, उन लोगों की जो आवश्यकता है। तो ये क्लैरिटी एकदम से आ गई। उसके पहले शायद थी या नहीं थी, मैं उस समय नहीं था, लेकिन जो लेटर्स आप दिखा रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है। और उसके बाद जिस तरह से ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट वो देश दे रहे थे और यहाँ से डेलीगेशन जाने लगे, उनके डेलीगेशन आने लगे और क्लैरिटी थी। और इसीलिए आप देखिए अभी फिलीपींस को डिलीवरी भी हो गई। मुझे मालूम है बाकी भी देश हैं जिन्होंने क्लियरली मांगा था हमसे और उन्होंने उनकी जो मिसाइल थी उनके अपग्रेड के लिए भी हमें बोला था। जनरल खंडारे, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, क्योंकि आप अभी प्रिंसिपल एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, लेकिन आपका आर्मी बैकग्राउंड है। ये कितना महत्व रखता है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा है, फॉरेक्स के लिए अच्छा है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा है, ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट, ये तो तय बात है और ये दिखता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, अगर इन कंट्रीज़ को हम ब्रह्मोस दे पाते हैं, जिसकी शुरुआत अभी हमें देखने मिल रही है और जो करने से रोका गया था 2014 से पहले अलग अलग वजहों से, अगर हम यहाँ पर इन सभी देशों को ब्रह्मोस दे पाते हैं तो ड्रैगन की, चीन की भी नकेल कसी जा सकती है। देखिए, एक जब ब्रह्मोस जैसा हथियार किसी को देने का निर्णय होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें फैक्टर ये होता है कि हमारी उस देश के साथ नज़दीकी कितनी है और कितनी और बढ़ानी है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक होके हमारे जो विरोधी पक्ष हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं और वो इवेलुएट पॉलिसी के लिए इवेल्युएशन वो बहुत आवश्यक है और ये किया गया और इसके हिसाब से हम लोगों ने ये अपने कदम उठाए। आपका कहना कि ड्रैगन के हिसाब से सभी को देना शायद सही नहीं होगा, लेकिन चुने हुए देशों को और जैसे जैसे हम देते जाएंगे वैसे वैसे एक तरह से एक एटीट्यूड क्लियरली आता है कि ये कलेक्टिव फ्रंट है। भले ही आप अपने ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली आप अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। आप देखिए चाइना का क्लियर थॉट प्रोसेस, एक्सपेंशनिज्म वेदर ऑन लैंड या सी, 9 डैश लाइन है, आइलैंड्स को नए आइलैंड्स को बनाना, फिर उसके बाद एक लॉ बना देना। तो उनकी एक्सपेंशनिस्ट और असर्टिव पॉलिसी और जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो तो साफ दिख रही हैं। आपको अगर उस समय अपने मित्र देशों को मजबूती करना है तो ये तो मेरे ख्याल से एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, और जाहिर सी बात है कि इसकी मल्टी डिमेंशनल बेनिफिट है। सिलेक्टिव होना पड़ता है कि किसको दें किसको नहीं दें, और काफ़ी कंट्रीज़ है नेशनल सिक्योरिटी और डील के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम उन देशों के नाम नहीं बता पाएंगे दर्शकों को, लेकिन न केवल फिलीपींस बल्कि एटलीस्ट आधे दर्जन ऐसे देश हैं जिनके साथ में बातचीत चल रही है। अब डेलीगेशन आ भी रहा है और डेलीगेशन जा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल खंडारे एबीपी न्यूज़ से इस एक्सपोजर पर बातचीत करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जनरल खंडारे कह रहे थे वो ये कि सारा खेल साहब जो है वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का है जिसकी वजह से वो यूपीए के 10 साल और अब मोदी सरकार के 10 साल, और आप देख ही रहे हैं आंकड़ों के जरिए रक्षा निर्यात के मामले में भारत कहां से कहां पहुंच चुका है।